हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइज ज्ञान। आज हम GMBR 1989 के रूल्स कवर करेंगे। यहाँ पर हम लोग थ्योरी प्लस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, बट जो थ्योरी होगा वो लाइन बाय लाइन डिस्कस नहीं होगा, एक क्विक रिवीजन होगा जो कि आपके एग्जाम IMB में मदद करेगा। यहाँ क्वेश्चंस डिस्कस किया जाएगा, उसके साथ जो भी उसके रिगार्डिंग जो भी रूल्स होंगे वो साथ में डिस्कशन किया जाएगा। तो पहले ओवरव्यू देख लेते हैं गुजरात मोटर व्हीकल्स रूल्स 1989 के। ये जो GMBR 1989 है वो 1 जुलाई 1989 को लागू किया गया था। ओके, यहाँ पे इसमें जो GMBR 1989 है इसमें टोटल चैप्टर्स हैं 12, जो कि इसमें टोटल रूल्स हैं 242। कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो कि सिलेबस में है? आपको पता है कि चैप्टर 6 जो है वो सिलेबस में नहीं है और टोटल चैप्टर 7 तक हम लोगों को पढ़ना है। तो चैप्टर 1 से 5 और 6 नहीं एक्सक्लूडेड है, चैप्टर 7। ओके, तो ये आप लोग देख लें कौन कौन से रूल्स कंटेन करते हैं कौन से चैप्टर में। जैसे चैप्टर 1 में 1 से 2 तक, चैप्टर 2 लाइसेंसिंग ऑफ ड्राइवर ऑफ मोटर व्हीकल, रूल्स नंबर 3 से लेकर 23 तक। इसी तरह से आप चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 और चैप्टर 7 जो कि कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ मोटर व्हीकल्स, जो कि रूल्स नंबर 138 से लेकर 183 तक मेंशन है। यहाँ पे रूल्स 183 तक है चैप्टर 7 में। और बात कर लेते हैं शेड्यूल की। शेड्यूल यहाँ पे 6 शेड्यूल है। ओके, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट शेड्यूल में फॉर्म्स के बारे में है। सेकेंड शेड्यूल में बैजेज टू बी डिस्प्लेड बाय ड्राइवर्स एंड कंडक्टर्स। थर्ड शेड्यूल टेम्पररी रजिस्ट्रेशन मार्क टू बी असाइंड। फोर्थ शेड्यूल डिस्टिंग्विश मार्क्स फॉर ए ट्रेलर। फिफ्थ शेड्यूल जो ट्रैफिक कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं वो फिफ्थ शेड्यूल में मेंशन है। सिक्स्थ शेड्यूल जो है इवैल्यूएट्स एंड वेजेज। ओके, तो जो पद सूचक होते हैं, बैजेज होते हैं, वो यहाँ पे मेंशन है 6 शेड्यूल में। ओके, टोटल शेड्यूल 6 है। तो शुरू करते हैं, क्वेश्चंस से स्टार्ट करते हैं। जो ये क्वेश्चंस है जो कि आपको चैप्टर 2 के चैप्टर 1 में जो भी चीज़ें हैं वो कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं है। डेफिनेशंस थे वहाँ पे, आपके कब कमेंसमेंट हुए हैं, ये सब चीज़ें थी जो कि आपको ओवरव्यू में ही पता चल गया। ओके, और इम्पॉर्टेंट जो भी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, एक क्विक रिवीजन है यहाँ पे हम लोग देखेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 1 है, GJ10 इज़ द RTO कोड फॉर व्हीकल रजिस्ट्रेशन। तो आपको बताना है कि जो गुजरात GJ10 अगर कहीं किसी व्हीकल्स पे लिखा हुआ तो वो किस जो RTO से, किस जुडिक्शन एरिया से वो रजिस्टर किया गया है व्हीकल को। तो आपको पता है जो GJ10 होता है वो जामनगर RTO का कोड है। ओके, GJ10। ओके, उसी तरह से अहमदाबाद का आपको पता होना चाहिए 1 होता है, गोधरा का 17, ओके, गांधीनगर का 18, मेहसाना का 2, ओके, राजकोट का 3, आनंद का 23, इस तरह से पाटन का 24 और वलसाड का 15, पोरबंदर का 25। ओके, इस तरह से ये पोरबंदर का 25। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, हु विल बी द टेस्टिंग ऑफिसर ऑफ मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट फॉर लर्नर लाइसेंस। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है जब भी क्वेश्चंस आप अटैम्प्ट करें। तो लाइसेंस, लर्नर लाइसेंस के केस में कुछ और हो सकते हैं, लाइसेंस के केस में कुछ और हो सकते हैं। ओके, तो लर्नर लाइसेंस का ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हु विल बी द टेस्टिंग ऑफिसर। ओके, टेस्टिंग ऑफिसर के बारे में बोल रहा है। लर्नर लाइसेंस को इशू करने की बात नहीं कहा जा रहा है। ये क्वेश्चंस आपको जब भी एग्जाम में अटैम्प्ट करने बैठे तो आप उसे ज़रूर अच्छे से पढ़ें। ओके, क्वेश्चंस को ज़रूर अच्छे से पढ़ना है आपको। तो टेस्टिंग ऑफिसर कौन होते हैं लर्नर लाइसेंस के केस में? तो लर्नर लाइसेंस के केस में जो इसका आंसर होगा ये होगा अबव द रैंक ऑफ असिस्टेंट इंस्पेक्टर, ऑप्शन नंबर बी। ओके, अबव द रैंक ऑफ असिस्टेंट इंस्पेक्टर होते हैं टेस्टिंग ऑफिसर। लेकिन अगर हम बात कर लें, जैसे अगर ड्राइविंग लाइसेंस के केस में टेस्टिंग ऑफिसर कौन होते हैं, तो ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस के केस में टेस्टिंग ऑफिसर कौन होंगे। तो अबव द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर।
ओके, अबव द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर टेस्टिंग ऑफिसर होते हैं। और जो कमांडेंट ऑफ द होम गार्ड्स है, ये जो होम गार्ड होते हैं, होम गार्ड, उनके कमांडेंट जो होते हैं वो टेस्टिंग ऑफिसर, एज ए टेस्टिंग ऑफिसर लर्नर लाइसेंस के केस में काम करते हैं। ओके, तो ये चीज़ें आप लोगों ने समझा। कुछ यहाँ पे हम लोग यहाँ पे रूल्स के बारे में देख लेते हैं। जो लर्नर लाइसेंस होते हैं उसमें जो लर्नर लाइसेंस अगर अदर देन वर्किंग एट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के छोड़कर अगर कोई भी जैसे ताल्लुक में है तो ताल्लुक मामलदार वहाँ के लाइसेंसिंग अथॉरिटी होते हैं लर्नर लाइसेंस के केस में। ओके, और डिप्टी मामलदार नगर नागरिक सुविधा केंद्र है कहीं पे, ओके, तो उस केसेस में डिप्टी मामलदार वहाँ पे टेस्टिंग ऑफिसर ये जो आपके लर्नर लाइसेंस है उसको इशू करते हैं डिप्टी मामलदार। और जो टेस्टिंग ऑफिसर्स होते हैं नागरिक सुविधा केंद्र में, वहाँ पे वेस्टर्न इंडियन ऑटोमोबाइल एसोसिएशन भी वहाँ पे काम करती है एज ए टेस्टिंग ऑफिसर, जो कि सेक्शन 8 सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 8 में मेंशन है। क्या है यहाँ पे मेंशन कि जो भी प्रिस्क्राइब्ड सेंट्रल गवर्नमेंट का टेस्ट है, ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट का टेस्ट है, टेस्टिंग ऑफिसर उस टेस्ट के जरिए उसको फेल या पास करती है। अगर पास होता है तब जाके उनको लर्नर लाइसेंस इशू किया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, हु विल बी द एप्लीएट अथॉरिटी टू रिफ्यूजिंग टू इशू एनी लर्नर लाइसेंस और टू इशू और रिन्यू एनी ड्राइविंग लाइसेंस। तो जो भी कोई लर्नर लाइसेंस को इशू या रिन्यू करने में या ड्राइविंग लाइसेंस को इशू या रिन्यू करने में रिफ्यूज करते, तो उस केस में कौन होते हैं एप्लीएट अथॉरिटी। तो जो एप्लीएट अथॉरिटी होते हैं इसका ऑप्शन है कमिश्नर ऑफ ट्रांसपोर्ट, डायरेक्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट, बोथ, नन। तो इस केसेस में हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था डायरेक्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं एप्लीएट अथॉरिटी। ओके, एप्लीएट अथॉरिटी यहाँ पे तो लर्नर लाइसेंस के केस में भी डायरेक्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट है। और रजिस्ट्रेशन जब हम लोग चैप्टर 4 हम लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा चैप्टर 4 रूल्स में, वहाँ पे मोटर व्हीकल के केस में भी अगर कोई रजिस्ट्रेशन को रिफ्यूज करता है रजिस्ट्रेशन को इशू करने में, तो उस केसेस में भी जो एप्लीएट अथॉरिटी होते हैं वो डायरेक्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट ही होते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, डायरेक्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑटोमोबाइल एसोसिएशन नॉट रिकॉग्नाइज फॉर इशू ऑफ ड्राइविंग सर्टिफिकेट। ओके, तो ड्राइविंग सर्टिफिकेट इशू करने वाली कौन सी संस्था नहीं है। तो ऑप्शन है द वेस्टर्न इंडिया ऑटोमोबाइल एसोसिएशन, द ऑटोमोबाइल एसोसिएशन ऑफ साउदर्न इंडिया, द उत्तर प्रदेश ऑटोमोबाइल एसोसिएशन, द ऑटोमोबाइल एसोसिएशन ऑफ लोअर इंडिया। तो यहाँ पे आप लोग जो 3 ऑप्शन देख रहे हैं ये तीनों ऑप्शन सही है, लेकिन जो नॉट रिकॉग्नाइज्ड है वो ये है। ओके, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। ओके, इसके अनुसार जो क्वेश्चन है यहाँ पे अगर लोअर के जगह अपर इंडिया लिखा रहता तो ये सही होता। तो ये जो 4 संस्था है द ऑटोमोबाइल एसोसिएशन ऑफ अपर इंडिया, ये भी ड्राइविंग सर्टिफिकेट को इशू करते हैं। ओके, और एक और एक्स्ट्रा है द ऑटोमोबाइल एसोसिएशन ऑफ ईस्टर्न इंडिया, यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। द ऑटोमोबाइल एसोसिएशन ऑफ ईस्टर्न इंडिया भी ड्राइविंग सर्टिफिकेट को इशू करती है। ओके, मीन्स ड्राइविंग सर्टिफिकेट इशू करने का मीन्स कि जो भी ड्राइविंग के वो सिखाती है उसके बाद वो ड्राइविंग सर्टिफिकेट देती है, तो वहाँ से उनको जल्दी से आपको जैसे लाइसेंस मिल जाते हैं यहाँ से। ओके, क्योंकि आपने लर्निंग जो लाइसेंस है ड्राइविंग का कोर्स किया है, ड्राइविंग सीखा है। क्वेश्चन नंबर 5, विच फॉर्म इज यूज्ड फॉर इशू ऑफ डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस। तो यहाँ पे कुछ फॉर्म्स के बारे में मेंशन है, तो आपको बताना है कि कौन से फॉर्म यूज किए जाते हैं अगर डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है। तो डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस क्यों बनवाना पड़ता है, आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया और आपने उसको वो या तो फट गया है, ओके, या लॉस्ट हो गया है, डिस्ट्रॉयड हो गया है, तो इस केसेस में डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा LLD, फॉर्म LLD में डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया जाता है।
ओके, तो यहाँ पे ये भी फॉर्म के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फॉर्म LCON ये जो है कंडक्टर्स के लाइसेंस के लिए अप्लाई किया जाता है। अगर कंडक्टर का लाइसेंस लेना है तो उसके लिए CRTEMPA टेम्प ए एप्लीकेशन होता है फॉर टेम्पररी रजिस्ट्रेशन। ओके, रजिस्ट्रेशन करवाना है किसी व्हीकल्स का टेम्पररी या उसका एक्सटेंशन करवाना है टेम्पररी रजिस्ट्रेशन का, तो इस केसेस में CRTEMPA। CFA किसके लिए होता है? एप्लीकेशन फॉर इशू या रिन्यूअल ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस। सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस के लिए CFA में अप्लाई किया जाता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। इन केस ऑफ चेंज ऑफ एड्रेस होल्डर इंटीमेट्स हिज न्यू एड्रेस टू द लाइसेंसिंग अथॉरिटी विद इन। तो किसी लाइसेंस मीन्स कोई भी होल्डर है उसका एड्रेस चेंज हो जाता है, तो वो कितने दिनों के अंदर लाइसेंसिंग अथॉरिटी को सूचना देगा? तो इस केसेस में 30 दिनों के अंदर अगर किसी लाइसेंसिंग अथॉरिटी मीन्स किसी होल्डर का मीन्स ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास है और आप एड्रेस आपका चेंज होता है, अगर उसी जुरिडिक्शन एरिया में आपका चेंज होता है तो आप उस जुरिडिक्शन एरिया वाले को जिससे बनवाए हैं वहाँ पे आपको इंटीमेट कर देना है, सूचना दे देना है। ओके, अगर आप DL किसी दूसरे जुरिडिक्शन एरिया में बनवाए और आपका एड्रेस चेंज होके इस एड्रेस में आ गया, इस जगह आ गया, इस जुरिडिक्शन एरिया में, तो आपको इसी जुरिडिक्शन एरिया वाले रजिस्टरिंग अथॉरिटी को लाइसेंसिंग अथॉरिटी को आपको बताना होगा ये चेंजिंग ऑफ एड्रेस के बारे में। जो ये न्यू जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी वो इंटीमेट कर देगी इस जुरिडिक्शन को, आपको यहाँ जाके नहीं बताना है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। ए ड्राइवर ऑफ ए पब्लिक सर्विस व्हीकल शैल डिस्प्ले ऑन हिज डैश ए बैज विच इज इलस्ट्रेट इन सेकेंड शेड्यूल। तो हम लोगों ने शेड्यूल अभी देखा था कि किस शेड्यूल में बैजेज के बारे में मेंशन थे, तो वो सेकेंड शेड्यूल में। तो जो ड्राइवर को जो बैज मिलते हैं वो कहाँ पे उनको इलस्ट्रेट करना है? लेफ्ट आर्म में, राइट आर्म पे, लेफ्ट चेस्ट पे, राइट चेस्ट पे। तो इसका जो आंसर होगा लेफ्ट चेस्ट पे। ओके, लेफ्ट चेस्ट पे। तो ऑप्शन नंबर C इसका आंसर होगा। और जो कंडक्टर्स का जो लाइसेंस होते हैं, कंडक्टर्स के जो बैजेज होते हैं वो भी लेफ्ट चेस्ट पे ही इलस्ट्रेट होना चाहिए। ओके, तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो हम सारे क्वेश्चन के साथ जो भी रिगार्डिंग क्वेश्चंस हैं, जो नेक्स्ट कहीं भी रूल्स हैं, उसको भी कवर कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे है, जैसे कोई भी रूल्स नंबर 22 है, एग्जम्पशन ऑफ ड्राइवर्स ऑफ रोड रोलर्स। ओके, तो जो भी चैप्टर 2 में जो चैप्टर 2 है उस चैप्टर 2 में जो भी जैसे लाइसेंसिंग के बारे में बात कही गई है, तो वो रोड रोलर के केस में अप्लाई नहीं होता है। तो उस केसेस में ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जो चैप्टर 2 है, प्रोविजन चैप्टर 2 के, वो रोड रोलर पे अप्लाई होते हैं या नहीं होते, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसको मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। और जो मेंटेनेंस किया जाता है स्टेट रजिस्टर ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस या मोटर व्हीकल के जो चीज़ें होती है, जैसे रजिस्ट्रेशन कुछ हुआ मोटर व्हीकल का, तो उसके लिए एक स्टेट रजिस्टर मेंटेन किया जाता है। ओके, तो वो किस तरह से मेंटेन किया जाता है? जैसे कोई भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी अगर कोई DL इशू करती है, तो अगले जैसे इस मंथ में मान लेते हैं कि जनवरी मंथ में जितने भी DL इशू हुए, तो नेक्स्ट 10 फरवरी सक्सीडिंग 10 डेज ऑफ सक्सीडिंग मंथ में इसकी रिपोर्ट कमिश्नर ऑफ ट्रांसपोर्ट या डायरेक्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट को देना होता है। ओके, और कमिश्नर ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या करती है? क्वार्टरली बेसिस पे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट, जो भी मीन्स जो चीफ ट्रांसपोर्ट हो गए, सेक्रेटरी हो गए, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को वो क्वार्टरली बेसिस पे देते हैं। जैसे क्वार्टरली जैसे आपको हो गया जनवरी से लेके मार्च तक का क्वार्टर, तो मार्च में एंड हुआ तो मार्च अप्रैल में उनको दे देना है। ओके, इस तरह से उनको क्वार्टरली बेसिस पे देना है। और जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है वो मंथली बेसिस पे देंगे, हर मंथ के एंड के
अगले 10 दिन के अंदर उनको दे देना है डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट को। क्वेश्चन नंबर 8, हु विल बी द एप्लीएट अथॉरिटी टू रिफ्यूजिंग टू इशू कंडक्टर्स लाइसेंस और टू इशू और रिन्यू। तो ये जो कंडक्टर्स लाइसेंस, ये चैप्टर 3 में हम लोग आ गए। चैप्टर 3 के जो रूल्स हैं उसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस हैं ये यहाँ पे डिस्कस है। तो जो कंडक्टर्स के लाइसेंस को इशू या रिन्यू करने में कुछ आपको लगता है कि आपके साथ गलत हुआ तो आप अपील कर सकते हैं। तो कौन होंगे एप्लीएट अथॉरिटी? तालुक मामलदार, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिप्टी मामलदार या नन। तो इसका जो आंसर होगा ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे इसका आंसर होगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ओके, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इसमें एप्लीएट अथॉरिटी होते हैं कंडक्टर लाइसेंस के केस में। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, पर्सन शैल नॉट होल्ड मोर देन 2 कंडक्टर्स लाइसेंस। देखिए ये क्वेश्चन को किस तरह से पूछा गया है, कंफ्यूजन भी हो सकता है कि पर्सन 2 से अधिक कंडक्टर लाइसेंस को होल्ड नहीं कर सकता है। तो मतलब 2 से अधिक के बारे में बात करा जाए, मतलब कि 2 भी रख सकता है इस क्वेश्चन के अनुसार। तो ये जो ऑप्शन होंगे ये फॉल्स होंगे। ओके, तो क्योंकि आपको ये जो थ्योरी है, इसके जो रूल्स हैं वो आपको ध्यान में रखना है। ये आप इसको छोड़ दीजिए। पर्सन जो एक पर्सन होता है ओनली 1 कंडक्टर लाइसेंस को होल्ड कर सकता है। ओके, कंडक्टर लाइसेंस ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति 1 से अधिक होल्ड कर सकता है। ओके, तो यहाँ पे ऐसा कुछ मोर देन 2 कंडक्टर लाइसेंस, नॉट होल्ड मोर देन 2 कंडक्टर लाइसेंस, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये इस तरह से क्वेश्चन है। तो आपको थ्योरी याद रखना है कि पर्सन 1 कंडक्टर लाइसेंस को ही होल्ड कर सकता है कोई भी। क्वेश्चन नंबर 10, ए कंडक्टर लाइसेंस इशूड एट द एज ऑफ 35 ईयर्स, देन लाइसेंस इज वैलिड एट द एज ऑफ। अब ये क्वेश्चन को आपको आंसर करना है। ओके, तो इसका जो आंसर होगा ये 50 ईयर्स होगा, एट द एज ऑफ 50। ओके, मीन्स उसका जब एज 50 साल का होगा तब तक वो वैलिड रहेगा। ये हम कैसे बता रहे हैं? तो रूल नंबर 32 आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम अब बहुत ही नज़दीक आ गया है तो आपको पता होगा। तो हम बता देते हैं इसका क्या रूल्स है। अगर कोई भी बंदा 50 साल से पहले कंडक्टर का लाइसेंस इशू करवाता है, 50 साल से पहले, ओके, इशू करवाता है या रिन्यू करवाता है, तो उसका वैलिडिटी 20 ईयर्स के लिए या 50 के एज तक वैलिड होगा। मीन्स कि किसी ने 20 साल में कंडक्टर्स का लाइसेंस बनवाया तो उसका 20 साल तक वैलिड होगा या 50 के एज तक, जो पहले आ जाए। तो 20 में बनवाया तो प्लस 20 ये 40 ईयर्स होता है। और ऐसे तो पहले 20 साल में ही, वो 40 के एज में ही वो इसका डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। मीन्स कि इसको रिन्यू करवाना होगा फिर 40 के एज में। ओके, यहाँ पे 35 ईयर्स है तो 35 में अगर हम 20 ऐड करते हैं तो ये होता है 55। लेकिन ये हम लोगों ने पढ़ा है कि 50 से पहले 50 तक या 20 ईयर्स, तो 20 ईयर्स ऐड करेंगे तो 55 क्रॉस हो जाएगा। तो इसलिए इसका एज जब 50 ईयर्स होगा तो इसकी वैलिडिटी होगा। और 50 ईयर्स के बाद कोई अगर रिन्यू करवाता है या इशू करवाता है तो उसका वैलिडिटी हर 5-5 साल तक वैलिड रहेगा। 5-5 साल बाद फिर उनको रिन्यू करवाना होता है। तो ये उसी पे क्वेश्चन है। ए कंडक्टर लाइसेंस इशूड एट द एज ऑफ 55 ईयर्स, देन लाइसेंस इज वैलिड फॉर द नेक्स्ट डैश ईयर्स। तो इसका जो आंसर होगा मीन्स कि 55 ईयर्स में बनवाया और वो अब कितने साल के लिए वैलिड होगा? नेक्स्ट 60 ईयर्स के लिए वैलिड हो जाएगा, नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए वैलिड हो जाएगा, नेक्स्ट 65 ईयर्स के लिए वैलिड हो जाएगा, या नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए वैलिड होगा। तो ऑब्वियस है 5 ईयर्स के लिए वैलिड होगा। ओके, हम लोगों ने अभी पढ़ा। ओके, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना है कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जैसे हम लोगों ने सेक्शन 14 अगर आप लोगों ने पढ़ा है, मोटर व्हीकल एक्ट 1988, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा मोटर व्हीकल एक्ट 1988।
ड्राइविंग लाइसेंस के जो करेंसी के बारे में बात कही गई है। तो ये हम लोगों ने मोटर व्हीकल एक्ट 1988, सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स 1989, ये सब हमने डिस्कस किया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। ओके, तो ये वहाँ पे हम लोगों ने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए हैं और अच्छे से समझाया भी है। अगर आपको इसमें डाउट है तो आप लोग ज़रूर देखें। ओके, सेक्शन 14 ये चीज़ें, और जो क्वेश्चंस हैं उनको क्वेश्चंस के जितने भी एज है, जैसे कोई नेक्स्ट ईयर पूछ रहा है या एट द एज ऑफ, अगर 50 ईयर्स बोला है और देन लाइसेंस इज वैलिड फॉर द एज ऑफ, अगर एज पूछता तो 60 ईयर्स हो जाता। यहाँ पे नेक्स्ट ईयर्स, नेक्स्ट कितने ईयर्स में वैलिड होगा, तो नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए वैलिड होगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस पे आपको देखना है। ओके, तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखना है। Question number 12. In an emergency, any person act as a conductor without holding a conductor license for a period not exceeding. तो कोई भी कंडक्टर के रूप में कार्य कर रहा है लेकिन उसके पास कोई कंडक्टर का लाइसेंस नहीं है इमरजेंसी केसेस में, तो वो कितने दिनों तक कंडक्टर्स का काम कर सकता है। तो ये हम लोगों ने रूल नंबर 38 में पढ़ा था। ओके, कंडक्टर्स के लाइसेंस के बारे में। तो इमरजेंसी के केसेस में वो 30 दिनों के लिए 30 दिनों तक कंडक्टर के लाइसेंस नहीं होने के बावजूद भी कर सकता है कंडक्टर का काम। ओके, तो लेकिन इसकी सूचना देना होता है जब आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। 30 दिनों तक इमरजेंसी केसेस में कंडक्टर्स के लाइसेंस के बिना भी कंडक्टर का काम किया जा सकता है। Question number 13. Which of the authority to suspend certificate of registration under section 53? ये रजिस्ट्रेशन की बात कही गई है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये चैप्टर 4 की शुरुआत हो गई है। GMPR का चैप्टर 4 है। ओके, तो सेक्शन 53 में आपको कमेंट करके बताना है कि ये सेक्शन 53 में मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में क्या चीज़ें हैं। ओके, तो ऑप्शन है कि नॉट बिलो द रैंक ऑफ SI सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, अबव द रैंक ऑफ एन असिस्टेंट इंस्पेक्टर ऑफ मोटर व्हीकल, बोथ, नन। तो इसका जो आंसर होगा बोथ होगा। ओके, बोथ क्यों होगा? क्योंकि जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो जो सस्पेंड करेगा वो SI के नीचे का कोई नहीं सस्पेंड कर सकता है, और जो अबव द रैंक ऑफ असिस्टेंट इंस्पेक्टर ऑफ मोटर व्हीकल के ऊपर का भी सस्पेंड कर सकता है। तो ये दोनों सही चीज़ें हैं, दोनों करेक्ट है, तो इसका आंसर होगा बोथ। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 14. व्हेन रजिस्टरिंग ऑथोरिटी मे डेप्यूट एन इंस्पेक्टर ऑफ मोटर व्हीकल टू बी सो इंस्पेक्शन। तो इंस्पेक्शन कर सकती है मोटर व्हीकल, इंस्पेक्टर को भी डेप्यूट कर सकती है एज ए इंस्पेक्शन करने के लिए। तो किस केसेस में? जब नंबर ऑफ मोटर व्हीकल्स टू बी सो इंस्पेक्टेड एक्सीडेड 20। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर C। तो ये क्या होता है कि जो भी इंस्पेक्शन के लिए आया है व्हीकल्स, इंस्पेक्शन जिसको करना है उसका 20, मान लीजिए 30 गाड़ी है, तो 30 में से मात्र 15 लोगों ने पैसा दिया है, फी पेड किया है, तो 15 के केसेस में 15 को ही इंस्पेक्ट करना है। तो इस केसेस में इंस्पेक्टर की डेप्यूट नहीं करेगा रजिस्टरिंग ऑथोरिटी। लेकिन 30 है, 22 ने फी पेड कर दिया है, तो उस केसेस में 20 को एक्सीड करता है, तो इस केसेस में इंस्पेक्टर को वो डेप्यूट कर सकता है रजिस्टरिंग ऑथोरिटी फॉर द इंस्पेक्शन। ओके, जब रजिस्ट्रेशन कोई करवाने जा रहा है तो इस केसेस में इंस्पेक्शन जो होता है वो। नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 15. द पीरियड ऑफ एक्सटेंशन ऑफ टेम्पररी रजिस्ट्रेशन शैल नॉट बी ग्रांटेड मोर देन डैश एट वन टाइम। तो अगर कोई भी टेम्पररी रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहा है तो वो कितने दिन से ज़्यादा का एक्सीड नहीं कर सकता है जो टेम्पररी रजिस्ट्रेशन का वैलिडिटी होगा। ओके,
तो वो होगा 1 मंथ का। ओके, द पीरियड ऑफ एक्सटेंशन ऑफ टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन शैल नॉट बी ग्रांटेड मोर देन 1 मंथ एट एनी वन टाइम। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हीकल्स आर एग्जम्प्टेड बाई रजिस्ट्रेशन फी। कौन कौन से व्हीकल्स रजिस्ट्रेशन फी से एग्जम्प्टेड हैं? एम्बुलेंस, अमेरिकन पीस क्रॉप्स वॉलंटियर्स ऑफिशियल मोटर व्हीकल, द यूनाइटेड नेशन एजेंसीज एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफिशियल जो मोटर व्हीकल्स के, जो यूनाइटेड नेशन के जो भी ऑफिशियल होते हैं उनके जो मोटर व्हीकल होते हैं वो अमेरिकन पीस या एम्बुलेंस। तो इसका जो आंसर होगा ऑब्वियस है ऑल होगा। ओके, ये आपको पता भी होगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 17, मोटर कैब एंड मैक्सी कैब मस्ट डिस्प्लेड विच ऑफ द फॉलोइंग डिटेल्स इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ व्हीकल्स। तो जो मोटर कैब होते हैं, मैक्सी कैब होते हैं, वो क्या डिस्प्ले करेंगे अपने लेफ्ट हैंड साइड पे? तो पैसेंजर परमिटेड, ग्रॉस व्हीकल वेट, अनलैडन वेट, ऑल। तो जो मैक्सी कैब होते हैं उनको ये सब चीज़ें नहीं मेंटेन करना होता, नहीं लिखना होता, डिस्प्ले करना होता, सिर्फ उनको पैसेंजर परमिटेड के बारे में करना होता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और क्या क्या चीज़ें होती है मैक्सी कैब को लिखना? मिनिमम फेयर, रेट ऑफ फेयर। अगर ट्रांसपोर्ट व्हीकल होता है ना, मैक्सी कैब मोटर कैब नहीं है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, इन दोनों को छोड़कर और कोई दूसरा ट्रांसपोर्ट व्हीकल हो तो उस केसेस में ग्रॉस व्हीकल वेट, अनलैडन वेट, ये सब चीज़ें मेंशन करना होता है। ओके, तो ये आप समझ सकते हैं, समझ गए होंगे। और जो ये डिस्प्ले करना होता है, जो भी चीज़ें हम पढ़े अभी, पैसेंजर परमिटेड, कितने पैसेंजर परमिट है, तो उसमें लेटर का जो साइज होता है उसका हाइट होना चाहिए 20 mm से कम नहीं होना चाहिए, 20 mm से कम नहीं होना चाहिए। ओके, 20 mm से कम नहीं होना चाहिए हाइट। ये जो हाइट मान लेते हैं 6 लिखा हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक का हाइट 20 mm से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, टेम्पररी रजिस्ट्रेशन कैन नॉट बी इशूड बाय डीलर्स, गुजरात ट्रैक्टर कॉरपोरेशन लिमिटेड, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर या नन। तो आपको बताना है कि टेम्पररी रजिस्ट्रेशन कैन नॉट बी इशूड बाय किसके द्वारा इशू नहीं किए जाते हैं। तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, नन। मीन्स कि ये तीनों के द्वारा टेम्पररी रजिस्ट्रेशन इशू किए जाते हैं। ओके, तो आप कहेंगे कि किस डीलर के द्वारा इशू किए जाते हैं? तो यस, रजिस्टरिंग अथॉरिटी जो होते हैं, क्योंकि और उसके मोटर व्हीकल और उसके साथ ही रजिस्टरिंग अथॉरिटी जो होते हैं वो भी करते हैं जो लाइसेंस, जो टेम्पररी रजिस्ट्रेशन को इशू। तो डीलर जो है वो डीलर किस केसेस में करते हैं? जब आप यहाँ पे देख सकते हैं, अच्छा हाँ, यहाँ पे मैंने मेंशन किया। तो टेम्पररी रजिस्ट्रेशन और कौन कौन इशू करते हैं? जैसे गुजरात ट्रैक्टर कॉरपोरेशन लिमिटेड, गुजरात नर्मदा ऑटो लिमिटेड, हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड, ग्रीन जो जनरल मोटर इंडिया लिमिटेड है, ये भी आपका रजिस्टरिंग और ये टेम्पररी रजिस्ट्रेशन इशू करती है। और जो डीलर होते हैं वो कम से कम नेट सेल जो होना चाहिए, उनका एग्रीगेट सेल होना चाहिए इन 1 फाइनेंशियल ईयर 1000 से नॉट लेस देन 1000 पर ईयर। ओके, एक ईयर में उनका 1000 से कम नहीं होना चाहिए। अगर 1000 से ज़्यादा है तो वो भी टेम्पररी रजिस्ट्रेशन इशू करते हैं। ओके, तो इसलिए यहाँ पे डीलर्स भी होंगे, गुजरात ट्रैक्टर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड भी होंगे, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर भी होंगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 19, intimation of arrival of a motor vehicle which is not registered within the state is given within dash to registering authority। मीन्स कि कोई अलग स्टेट में आपका व्हीकल्स रजिस्टर्ड है, जैसे महाराष्ट्र में आपका रजिस्टर्ड है और आप उसको गुजरात लेके आते हैं, तो इस केसेस में आपको कितने दिनों के अंदर आपको इसकी सूचना रजिस्टरिंग अथॉरिटी को देना है? तो वो सूचना देना है आपको 7 डेज के अंदर, विद इन 7 डेज। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 20, मिनिमम हाउ मेनी टाइम्स स्टेट ट्रांसपोर्ट ऑथोरिटी मीटिंग हेल्ड इन 1 ईयर। ओके, तो ये चैप्टर 5 आपका शुरू हो गया है। चैप्टर 5 कंट्रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल। ये आपको बताना है कि कितने मीटिंग होने चाहिए स्टेट ट्रांसपोर्ट ऑथोरिटी के बीच में इन 1 ईयर। तो मिनिमम 2 मीटिंग्स होना चाहिए। ओके, जो कि रूल नंबर 62 में है स्टेट ट्रांसपोर्ट ऑथोरिटी। ओके, और जो भी इसमें मीटिंग होते हैं ना, उसमें कम से कम 2 मेंबर्स होने चाहिए। और इस कोई भी मीटिंग होना है तो जितने भी मेंबर्स उनको मिनिमम 7 दिन पहले नोटिस मिल जाना चाहिए। और ये जो मीटिंग में मेंबर्स होते हैं उसमें स्टेट गवर्नमेंट कोई भी मेंबर्स को रिमूव कर सकती है, ये स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है। और मीटिंग में कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए, जिसमें से एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर या चेयरमैन होंगे। ये सब चीज़ें रूल्स में मेंशन है। ओके, आप लोग देख सकते हैं रूल्स नंबर 62। नेक्स्ट जो हमारा है रूल्स नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21, मिनिमम हाउ मेनी टाइम्स रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑथोरिटी मीटिंग हेल्ड इन 1 मंथ। यहाँ पे मंथ के बारे में पूछा जा रहा है कि रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑथोरिटी कितने मीटिंग्स करेंगे कम से कम इन 1 मंथ। तो ये होगा 1। ओके, ऑप्शन नंबर ए 1 एक बार कम से कम तो करना ही पड़ता है आरटीओ को मीटिंग, और स्टेट ट्रांसपोर्ट ऑथोरिटी को 1 साल में मिनिमम 2। ए मेंबर ऑफ द रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑथोरिटी शैल अटेंड एट लीस्ट डैश मीटिंग्स इन ईच फाइनेंशियल ईयर्स। मीन्स कि हर फाइनेंशियल ईयर में कोई भी एक मेंबर है वो कितने बार मीटिंग में कम से कम उनको अटेंड करना है। तो अटेंड करना है उनको 6, मैक्सिमम आपका 12 होगा। ओके, कोई भी फाइनेंशियल ईयर में, क्योंकि हर मंथ एक एक हो रहा है, तो कोई एक मेंबर है वो कम से कम 6 मीटिंग को उनको अटेंड करना ही करना है। ओके, ये चीज़ें यहाँ से पता चलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे आपको एजेंट के बारे में बात कहा गया है। तो देखते हैं, मिनिमम एज फॉर एजेंट्स लाइसेंसेज। तो ये हम लोगों ने वहाँ भी CMBR में भी पढ़ा था, आप लोगों को पता होगा अगर आप लोग डेली रेगुलर बेसिस पे हमारे वीडियो को देखते होंगे। तो वहाँ पे 20 ईयर्स हमने डिस्कस किया था, और ये 20 ईयर्स यहाँ पे भी। The agent's license shall be valid for a period of dash years for the date of grant or its renewal। जो एजेंट के लाइसेंस होते हैं वो कितने दिनों के लिए वैलिड होते हैं, कितने सालों के लिए वैलिड होते हैं। तो ये वैलिडिटी उनका होता है 3 साल के लिए। ओके, 3 साल के लिए वैलिड होता है और उसके बाद आपको रिन्यू करवाना होता है। बस सिंपल। एजेंट किसको कहते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। जो भी फॉरवर्ड करते हैं जो गुड्स होते हैं वो चीज़ें एजेंट के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, कंप्लेन, और यहाँ पे क्या है, कुछ थ्योरी लिखा हुआ है। कंप्लेंट बुक इज लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड, द स्टेज कैरेज परमिट होल्डर शैल विद इन 1 वीक ऑफ सच लॉस और डिस्ट्रक्शन इंटीमेट द फैक्ट इन राइटिंग ऑफ द RTO कंसर्न। ओके, तो ये कंप्लेंट बुक के बारे में यहाँ पे मेंशन है कि अगर कहीं भी, जैसे कंप्लेंट बुक आपका कहाँ भी होता है, आपके बसेस में होते हैं, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में होते हैं। ओके, जो आपके व्हीकल्स जहाँ पे स्टॉप होते हैं, बस स्टॉप में भी आपके कंप्लेंट बुक होते हैं, वहाँ पे आप अपना शिकायत कर सकते हैं। अगर आप मांग करते हैं किसी कंडक्टर से कंप्लेंट बुक, तो वो आपको देगा, वो गाड़ी में होना चाहिए। तो अगर वो गुम हो जाता है तो इसके लॉस या रिस्ट्रिक्शन के बारे में जो RTO है उनको 1 वीक के अंदर उनको इंटीमेट करना होता है। जो भी जहाँ से ये गुम हुआ वो उनके जो भी वहाँ के जो इसकी देख रेख करते हैं कंप्लेंट बुक को, उनको बताना होगा RTO को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, एक्सेस स्पीड ऑफ कैरेज ऑफ चिल्ड्रेन एंड इन्फेंट्स इन पब्लिक सर्विस व्हीकल्स आर। स्पीड है यहाँ पे SPEED। ओके, तो एक्सेस स्पीड क्या हो सकता है, जो भी चिल्ड्रेन है, जो एजुकेशनल के लिए, मतलब चिल्ड्रेन है, इन्फेंट्स है, जो पब्लिक सर्विस व्हीकल्स में एजुकेशनल में जो चिल्ड्रेन और इन्फेंट्स जो मूव करते हैं, तो उसकी जो
स्पीड होंगे, एक्सेस स्पीड, वो 20 किलोमीटर पर आवर होंगे। ये डिफाइन किया गया है GMBR 1989 में, गुजरात मोटर व्हीकल्स रूल्स 1989 में। क्वेश्चन नंबर 26, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल जो बसेस होते हैं वो पेंटेड ऑन बोथ साइड ऑफ द व्हीकल विद इन ए सर्किल हैविंग डायमीटर ऑफ, तो सर्किल में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बस लिखना होता है, तो जो सर्किल होता है उसका सर्किल का डायमीटर कितना होना चाहिए, तो इसका जो डायमीटर होगा वो 60 सेंटीमीटर का होना चाहिए। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल जो बसेस होंगे वो येलो कलर में होंगे, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर नंबर 7 से यहाँ पे क्वेश्चंस आ गए हैं। चैप्टर 6 हम लोगों को पढ़ना नहीं है, तो चैप्टर 7 में 27 मड गार्ड और मड फ्लैप के बारे में बात कहा गया है कि कितने उसको मड गार्ड सेल कवर एटलीस्ट, तो इसका जो आंसर होगा 2/3 ऑफ द डायमीटर ऑफ द रियर व्हील्स और व्हील्स। जो भी जो व्हीकल्स होते हैं, तो व्हील्स अगर चलेंगे, अगर कोई भी कीचड़ में इस तरह से, तो क्या होगा कि वो सारे व्हीकल्स के सारे पार्ट्स पे पड़ेंगे, लोगों को भी जो रोड पे चल रहे हैं उनको भी प्रॉब्लम होगा, तो मड गार्ड लगा होता है। ओके, तो वो 2/3 डायमीटर के 2/3 में वो उसको कवर करना चाहिए। ये सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन। चैप्टर 7 के जो क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन नंबर 28, एवरी साइड कार अटैच टू ए मोटरसाइकिल सेल सो अटैच एट द डैश साइड ऑफ द मोटरसाइकिल, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, एनी साइड एट एन एंगल ऑफ 25 डिग्री। तो जो मोटरसाइकिल होते हैं वो उनके लेफ्ट साइड में ये सब चीज़ें लगाना होता है, जो साइड कार लगाना है वो लेफ्ट साइड में, तो ये आपको ध्यान में रखना है। सीटिंग अरेंजमेंट्स के बारे में यहाँ पे बात कही गई है, तो इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि क्या आपको ये चाहिए आगे के वीडियो, और चैप्टर 7 के जो कुछ बचे हुए हैं थ्योरी वो, और कुछ नेक्स्ट जो फॉर्म हैं, इम्पॉर्टेंट फॉर्म्स हैं, वो आपको अगर चाहिए तो आप लोग कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।